की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईएएस निशांत यादव की, जो कि हरियाणा कैडर के 2013 के आईएएस अधिकारी हैं और चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने इतने बिजी शेड्यूल में हमें समय दिया। थैंक यू साहिल, माय प्लेजर, थैंक यू। सर, आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि इस सफर की शुरुआत कैसी हुई, कैसे इस मुकाम को आपने हासिल किया? वेल, मैं राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ साहिल, और ग्रेजुएशन तक तो कोई प्लान नहीं था मेरा सिविल सर्विसेज में आने का। बट जब ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो उसके बाद एक प्राइवेट सेक्टर में मैंने काम किया 1 डेढ़ साल, और फिर धीरे धीरे करके मन बना कि सिविल सर्विसेज मुझे बेटर सूट करेगी। मैंने इसके बारे में फिर थोड़ा सा सिविल सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज हैं और क्या प्रोफाइल है उसके बारे में थोड़ा पढ़ा, और फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बनता गया। तो फिर मैंने 2012 में सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम लिखा और मुझे 2013 बैच मिला आईएएस का। तो संघर्ष की कहानी किस तरीके से रही? क्या क्या संघर्ष जो है वो आपने किया? किस तरीके की कठिनाइयां जो हैं वो आपको फेस करनी पड़ी? वेल, सबसे पहला तो ये था कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, तो थोड़ा सा एक जिसका सिलेबस है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का, वो थोड़ा सा आर्ट्स ओरिएंटेड है। तो मेरे लिए पहला एक्सपोजर था कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस इनको पढ़ना। और जब मैं अपना अटेम्प्ट दे रहा था एग्ज़ाम का तो मेरे पास टाइम शॉर्टेज बहुत था। मैंने नवंबर 2011 तक जॉब की थी, और मई 2012 में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था। तो प्रीलिम्स और उसके बीच में सिर्फ 6 मंथ्स का गैप था, और उसके इमीडिएटली 3-4 महीने बाद मेंस का भी एग्ज़ाम था। तो उस ड्यूरेशन में दो दो ऑप्शनल्स और सारा तैयार करना थोड़ा सा चैलेंजिंग था। बट चूँकि मैंने आईआईटी से ग्रेजुएशन की थी, और उससे थोड़ा सा एक तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में मुझे हेल्प मिल गई, और दूसरा चूँकि मैं दिल्ली में आईआईटी दिल्ली में ही पढ़ा था ग्रेजुएशन के दौरान, तो दिल्ली में ही रह के मैंने तैयारी की, तो वो थोड़ा सा मुझे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिला। और बाय गॉड्स ग्रेस एंड बाय वेल विशेस ऑफ फैमिली पेरेंट्स मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। पेरेंट्स में किसका सबसे ज़्यादा सहयोग रहा? कहते हैं कि माँ का एक सहयोग जो है, जिस तरीके से माँ जो करती है वो उसको जिस तरीके से जिस तरीके से आपने अपनी कहानी बताई कि सबसे ज़्यादा सहयोग जो है वो माँ का रहता है, सब कुछ मैनेज करना, क्योंकि टाइम पर संभालना बच्चे को, तो किसका ज़्यादा सबसे ज़्यादा सहयोग इसमें आप देखते हैं? वेल, मैं कहूँगा मेरे दोनों ही माता और पिता दोनों का ही इसमें बहुत योगदान रहा, क्योंकि मैं एक रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरा एक गांव है, हम लोग बचपन से वहीं पे रहते थे। मेरे फादर लेक्चरर थे केमिस्ट्री के, और मदर टीचर थे। तो दोनों ने बचपन से ही मुझे एक तो सरकारी स्कूल में ही हमेशा पढ़ाया, प्रीफर किया कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही एजुकेशन लूँ। और बचपन से ही उन्होंने खुद से ध्यान रखा मेरा पढ़ाई की तरफ। तो जब भी स्कूल आवर्स के बाद में वो खुद पढ़ाते थे मुझे, और हमेशा मोटिवेट किया उन्होंने। कभी भी ये इवन आईआईटी की तैयारी के दौरान भी और फिर आईएएस की तैयारी में भी कभी भी उन्होंने प्रेशर ये नहीं बनने दिया कि मुझे जल्दी क्रैक करना है एग्ज़ाम, या मुझे कोई इतने टाइम में ही क्रैक करना है। तो उनकी तरफ से बहुत अच्छा मोटिवेशन और बहुत सपोर्टिंग माहौल रहता था। तो मुझे तैयारी के दौरान कभी भी ये नहीं महसूस हुआ कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर है या मुझे कोई बाउंडेशंस हैं। तो बहुत इजी वे में एक तरीके से, या बड़े अच्छे खुशनुमा सपोर्ट के साथ माहौल में मेरी तैयारी हो गई। और उनका हमेशा सपोर्ट के साथ साथ उनका एक विश्वास भी था। मेरे से ज़्यादा विश्वास मेरे पेरेंट्स मुझ पे करते थे कि मैं डेफिनेटली ये चीज़ क्लियर कर लूँगा। मुझे ध्यान है, जब मेरा पहली बारी विचार बना कि मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दूँ, तो मैंने उनसे डिस्कस किया और मैंने उनको कहा कि ये बड़ा टफ एग्ज़ाम है, हो सकता है कि मेरे से ना क्लियर हो। तो उन्होंने कहा कि अगर उनका विश्वास मेरे ऊपर इतना था कि उन्होंने कहा कि अगर तुमने ठान लिया है कि तुम करना चाहते हो तो तुम डेफिनेटली कर लोगे, कैपेबल हो। तो मुझे उनके इस विश्वास से मुझे बड़ी हिम्मत मिली। और जब जब भी इवन सर्विस में आने के बाद भी जब भी कहीं पे इस तरह की समय आया, जब मुश्किल समय था या बहुत टफ टास्क था, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत थी, तो हमेशा उनका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहा। प्लान बी भी था? ये तो चलो प्लान आपने तैयार किया होता कि हाँ एग्जाम क्लियर करना है,
तो प्लान बी की भी तैयारी की हुई थी कि अगर ये नहीं होगा तो आगे किस तरीके से किया जाए, क्या किया जाएगा, क्या सोचा था? एक्चुअली प्लान बी की कोई स्पेसिफिक तैयारी तो नहीं थी। ये था कि अगेन मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था कि मैं क्रैक कर लूँगा, बट अगर अगर इन केस नहीं मेरा सिलेक्शन होता तो फिर अगेन प्राइवेट सेक्टर में ही मैं काम करता, आईटी सेक्टर में या कोई भी कंसल्टेंसी सेक्टर में या फाइनेंशियल सेक्टर में मैं काम करता। सर, अगर मैं फैमिली की बात करना चाहूँ तो फैमिली के बारे में आप अगर बताना चाहें तो फैमिली में कौन कौन है, किस तरीके से तो मेरे पेरेंट्स हैं, दोनों अभी रिटायर हो गए हैं और यहीं चंडीगढ़ में ही हमारे साथ हैं। मेरी वाइफ है, वो डॉक्टर हैं, और दो बच्चे हैं, एक बेटा है 5 साल का और बेटी लगभग 5 महीने की है। मुझे ये सौभाग्य है कि पूरा का पूरा परिवार हम लोग सारे साथ ही रहते हैं चंडीगढ़ में भी, और इससे पहले भी जहाँ मेरी पोस्टिंग्स रही तो पेरेंट्स भी और पूरी फैमिली हम लोग साथ ही रहे। सर, अब बात मैं आपके इस सफ़र की शुरू करूंगा। आप हरियाणा के अलग अलग इलाकों में डिप्टी कमिश्नर रहे, चाहे वो गुड़गांव की बात की जाए, करनाल की बात की जाए, अब आप चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर हैं। तो किस तरीके से कंपैरिजन देखते हैं हरियाणा का और चंडीगढ़ का, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं यहाँ। देखिए, ये एज डिप्टी कमिश्नर मेरा 7वां साल है, और मैंने रियलाइज़ किया कि चंडीगढ़ थोड़ा सा रूटीन अपने जो हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे अलग है। क्योंकि यहाँ पे यूनियन टेरिटरी होने के नाते एक तो रिपोर्टिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होती है, और इसका एक अच्छी बात ये है कि आपको भारत सरकार में किस तरीके से कार्य होता है उसका एक झलक आपको इस टेन्योर में यहाँ पे मिलती है। दूसरा, यहाँ पे एक अच्छी बात अगेन ये है कि यहाँ पे 3 काडर्स के ऑफिसर्स का मिक्सचर है। एगमुट काडर के ऑफिसर्स भी चंडीगढ़ में पोस्टेड हैं, हरियाणा काडर के भी और पंजाब काडर के भी। तो आपको 3 काडर के ऑफिसर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है, तो आपको उस पर्टिकुलर काडर की वर्क कल्चर क्या है, कॉमराडरी कैसी है, वो सब भी जानने का एक अवसर मिलता है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि डिप्टी कमिश्नर होने के अलावा साथ साथ आपके पास कुछ डिपार्टमेंट्स भी होते हैं जिसमें आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या सेक्रेटरी के तौर पे काम करते हैं। जैसे अभी मेरे पास स्टेट ऑफिस है, लेबर डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्रीज़ है, एक्साइज एंड टैक्सेशन है। तो उसमें एक तरीके से आपको एचओडी या डायरेक्टर लेवल की जो फंक्शनिंग है, जो रूटीन में हरियाणा में मुझे डीसी रहते हुए नहीं उसका अनुभव मिल पाया, वो यहाँ डीसी के साथ साथ वो अनुभव भी मिल रहा है। तो उसमें किस प्रकार से पॉलिसी फ्रेमिंग होती है, किस प्रकार से स्कीम्स की मॉनिटरिंग होती है, वो देखने का अवसर मिलता है। तो कई तरीके से मैं कहूँगा चंडीगढ़ का टेन्योर डिफरेंट है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है, वो है कि यहाँ की एक सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चंडीगढ़ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है, 2 हरियाणा और पंजाब स्टेट्स की राजधानी होने के साथ साथ एक यूनियन टेरिटरी भी है। तो इसमें एक बहुत ही फाइन बैलेंस जो है वो मेंटेन करने की आवश्यकता होती है, और टाइम एंड अगेन कई सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो नेशनल लेवल के इश्यूज बनते हैं। तो वो एक सेंसिटिविटी को किस प्रकार से झेलना है या उसको बरकरार रखना है, ये यहाँ की वर्किंग में एक महत्वपूर्ण बात है। चंडीगढ़ के विजन के आपने कोई तैयार किया है, किस तरीके का आगे क्या वो नए काम करने वाले हैं आप, जिसको लेकर चंडीगढ़ जो है वो आगे और तरक्की करे और नई नई फैसिलिटीज़ जो है वो चंडीगढ़ के लोगों को मिले? जी, इसमें कई सारी चीज़ों पे हमने पिछले 1 साल का मेरा टेन्योर हो गया, उस पे हमने काम किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जो प्रॉब्लम बहुत यहाँ देखने को मिलती थी वो स्लम्स की थी, कि धीरे धीरे करके यहाँ पे काफ़ी स्लम्स डेवलप हो गए थे। तो पिछले 1 साल में हमने 5 बड़ी स्लम्स को यहाँ पे हटाया है, और उसमें रफली हमने 70 एकड़्स ऑफ गवर्नमेंट लैंड, जिसकी कीमत लगभग 2000 करोड़ की थी, वो खाली करवाई है। और मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि अभी रिसेंटली हमने चंडीगढ़ को स्लम फ्री सिटी डिक्लेयर किया है, कि अब यहाँ कोई भी ऑर्गेनाइज स्लम्स यहाँ पे नहीं है। ना केवल स्लम्स हटाई, बल्कि आगे एक ऐसा मैकेनिज्म भी इन प्लेस कर दिया है ताकि आगे की स्लम्स डेवलप भी ना हो पाए। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली होता है क्या है कि धीरे धीरे करके एक अतिक्रमण होता जाता है और वो बढ़ता बढ़ता स्लम का आकार ले लेता है। तो अभी से ही हमने इस तरह की मैकेनिज्म बना दी है ताकि स्लम डेवलपमेंट आगे फ्यूचर में भी ना हो। इसके अलावा एस्टेट ऑफिसर होने के नाते लैंड जो एक्विजिशन प्रोसेस चली हुई थी उनको कंप्लीट करना, और जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ बची हैं उनको ऑक्शन करना, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। तो इसमें भी हमने अब एक
क्वार्टर वाइज शेड्यूल बनाया है कि हर क्वार्टर में हम कुछ कमर्शियल, कुछ रेजिडेंशियल और कुछ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ को ऑक्शन करेंगे ताकि सिटी का बेहतर तरीके से विकास हो पाए। अभी रिसेंटली हमने 3 महीने पहले लगभग 200 करोड़ की ऑक्शंस करी हैं, जिसमें प्रॉपर्टीज़ को हमने मार्केट में ऑक्शन के थ्रू बेचा है। आने वाले समय में इसको और प्लान्ड तरीके से हम करने जा रहे हैं। जहाँ तक स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात है, तो हमने रिसेंटली स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है, जिसमें हर साल 10 करोड़ के इंसेंटिव्स जो हैं वो स्टार्टअप्स को देने की बात कही गई है और लगभग 1 हफ्ते पहले इसकी वर्किंग गाइडलाइंस भी लॉन्च हो गई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम हर साल कम से कम 200 अच्छे स्टार्टअप्स चंडीगढ़ में डेवलप करने का हमारा प्रयास है, लक्ष्य है। इसके अलावा एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट में आने वाले समय में एक्साइज पॉलिसी भी 2 महीने के बाद हम लेकर के आएंगे। उसमें भी कुछ इस तरह की जो इश्यूज थी उनको सॉर्ट आउट करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो भारत सरकार का, जो चंडीगढ़ में ही स्पेसिफिकली लॉन्च किया गया ट्रायल बेसिस पे, लैंड स्टैक प्रोजेक्ट, वो हमने अभी रिसेंटली 31 दिसंबर को भारत सरकार से लॉन्च करवाया है, जिसमें ज़मीन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स का डेटा हो, चाहे वो मास्टर प्लान का डेटा हो, चाहे वो ओनरशिप हो, पुरानी रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री उस प्रॉपर्टी की क्या क्या है, उस पर कोई कोर्ट केसेस तो नहीं है, कोई वायलेशंस के नोटिस तो नहीं चले हुए, ये सारी डिटेल एक ही क्लिक पे सिटीज़न को कैसी मिले, उसके नाम एक लैंड स्टैक के नाम से एक पोर्टल बनाया गया है, जिसको हमने अभी लॉन्च किया है। और आने वाले 3 महीने में चंडीगढ़ की हर एक प्रॉपर्टी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की प्रॉपर्टी हो या सेक्टर्स की प्रॉपर्टी हो, वो उस पोर्टल पे डाल दी जाएगी। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और भारत सरकार ने जब हमारा ये प्रोजेक्ट देखा तो उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि पूरे देश भर में इसको लॉन्च करेंगे। तो इस पे भी हमारा आने वाले समय में काफ़ी फोकस रहेगा। आपने स्लम फ्री एरिया करवाया, उस लैंड का क्या करेंगे आगे, किस तरीके से उसको डेवलप किया जाएगा, उसके ऊपर वहाँ क्या कुछ नया जो है वो करने की तैयारी की जा रही है सर? तो इसमें इस एरिया में लगभग 10 एकड़ तो वो लैंड है जो इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में पड़ता है। उसकी इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग हमने शुरू कर दी है और उसको इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के तौर पे ऑक्शन करेंगे। लगभग 25 एकड़ एरिया ऐसा है जो हाउसिंग बोर्ड का है, जिस पे हाउसिंग बोर्ड को ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ बनानी है, वो उनको हैंड ओवर कर दिया गया है। तो इस प्रकार से उसके डिफरेंट जो लैंड यूजेस थे जिस लैंड के, उसमें इसको टेकअप किया जा रहा है। और माननीय गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़ हैं, उनका एक विजन है कि जो हमने ये लैंड 70 एकड़ के आसपास खाली कराई है, इसको तुरंत हम डेवलप करें। तो उसको लेकर के हमारे काफ़ी प्रयास चले हुए हैं और आने वाले कुछ महीनों में इसका रिजल्ट दिखेगा। चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है, लेकिन अक्सर कई बार शिकायतें ये भी मिलती है कि जैसे ही अब चंडीगढ़ के अंदर एंटर होते हैं, सामने बोर्ड पे तो मेंशन किया है कि सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में आपका स्वागत है, लेकिन जब एंट्री करते हैं तो जाम मिलता है, एंट्री करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसको लेकर भी कोई प्लानिंग की है आपने कि जाम की समस्या को किस तरीके से उससे निजात जो है वो पाई जा सके, लोग जो है वो परेशान ना हो? अक्सर जो है तमाम इलाके जो हैं शाम के टाइम में जिस तरीके से लंबा लंबा जाम लग जाता है, काफी दिक्कत जो है वो देखने को मिलती है। देखिए, जाम का, ट्रैफिक कंजेशन का मेन इशू ये है कि चंडीगढ़ जब 50s के अंदर बनाया गया, इनफैक्ट चंडीगढ़ इस करके बनाया गया था कि जो जॉइंट पंजाब था उसकी जो कैपिटल है वो लाहौर, वो पाकिस्तान में चली गई बंटवारे के दौरान। तो जो इंडियन पंजाब था वो बिना कैपिटल के रह गया। तो एक ये प्लानिंग करी गई कि एक ऐसा कैपिटल बनाई जाए जो इंडियन पंजाब की राजधानी बने। तो जिस समय इसको प्लान किया गया था, इसकी पॉपुलेशन 5 लाख के लिए, 5 लाख के लिए प्लानिंग की गई थी। लेकिन अभी अगर 2011 की सेंसस हम देखें तो इसमें चंडीगढ़ की आबादी लगभग 10 लाख, 10.5 लाख है। और अगर आज की हम बात करें, हालांकि इस साल, अगले साल सेंसस होनी भी है, बट रफली अनुमान ये है कि लगभग 15 से 16 लाख चंडीगढ़ की प्लानिंग है, पॉपुलेशन है। तो इसलिए एक तो इसका मेन वजह ये रही कि जो प्लानिंग थी उससे कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे है। और प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा काफ़ी ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं ताकि यहाँ ट्रैफिक कंजेशन को कम किया जा सके। उदाहरण के तौर पे जो मेजर जंक्शंस थे, जैसे ट्रिब्यून चौक है, वहाँ पे फ्लाईओवर बनाने का प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है। जो खुड्डा लाहौरा गांव है पीजीआई से, और जो जिससे हम न्यू चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं, मुल्लापुर की तरफ जाते हैं, वहाँ पे फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट जो है टेकअप किया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा मेट्रो की परियोजना पे भी जो है वो डिस्कशन चला हुआ है कि किस प्रकार से चंडीगढ़ और इसके आसपास के एरिया को मेट्रो से जोड़ा जा सके। सिमिलरली जो भी हमारी आप एक चीज़ देखेंगे चंडीगढ़ के बारे में बहुत अच्छी है कि जो पेडेस्ट्रियन पाथवेज हैं, ये साइकिल ट्रैक्स हैं, वो थ्रू आउट आपके मेन कैरेजवे के साथ साथ रन करते हैं। और अगर पूरी सिटी में आप कहीं भी जाएंगे तो आपको कहीं पे भी मेन कैरेजवे पे चलने की या साइकिल चलाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यू विल ऑलवेज फाइंड ए डेडिकेटेड पेडेस्ट्रियन पाथ और साइकिल ट्रैक।
तो इनको किस प्रकार से अतिक्रमण से मुक्त रखें ताकि ट्रैफिक निर्बाध रूप से सड़कों पे चल सके, ये हमारा प्रयास है। और हमारी जो रोड सेफ्टी की हर महीने मीटिंग होती है, इसमें ऐसे जितने भी हमारे चौक पॉइंट्स होते हैं उस पे कहाँ पे लाइट्स लगानी है, कहाँ पे स्लिप लेन निकालनी है, वो सब हम डिसीजन हर महीने लेते हैं और उनको हम एग्जीक्यूट करते हैं। आपने मेट्रो की बात की, क्या प्लानिंग क्या है मेट्रो को लेकर, किस तरीके से मेट्रो को लेकर जो है वो आप तैयारी कर रहे हैं कि कहाँ से रूट जो प्लान है उस किस तरीके से उसका रहने वाला है? देखिए, मेट्रो की एक तो रिक्वायरमेंट की सबसे पहले मैं बात करूं तो वो इसलिए आती है क्योंकि चंडीगढ़, जैसे मैंने कहा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है। तो काफ़ी सारे कर्मचारी और अधिकारी आसपास के क्षेत्रों से, चाहे वो मोहाली है, पंचकुला है, अंबाला है, जीरकपुर है, खरड़ है, उन एरिया से चंडीगढ़ में आते हैं। तो हाई कोर्ट होने के नाते, सेक्रेटरीट होने के नाते और असेंबली होने के नाते, साथ में फिर काफ़ी सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे पैक है, पीयू है और पीजीआई है, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस होने के नाते काफ़ी सारे लोग कम्यूट करते हैं। तो मेट्रो की रिक्वायरमेंट यहाँ से जनरेट होती है कि किस प्रकार से चंडीगढ़ के आसपास के इलाके को यहाँ से जोड़ा जाए ताकि लोग मेट्रो का ट्रैवल करके आ सकें। अभी जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स वगैरह बननी है और जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें प्लान ये है कि ये जो मैंने मेंशन किया कि मोहाली और उसका एयरपोर्ट हुआ, सिमिलरली इस साइड अगर हम बात करें तो पंचकुला, जीरकपुर और इवन अम्बाला, उसको किस प्रकार से चंडीगढ़ के एक हिस्से से जोड़ दिया जाए। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि चंडीगढ़ एक हेरिटेज, इसका कुछ हिस्सा एक हेरिटेज का पार्ट है। तो साथ साथ हमारी ये भी जिम्मेदारी रहेगी कि जो हेरिटेज स्टेटस है वो भी बरकरार रहे, हम उसके साथ कोई छेड़छाड़ बिल्कुल भी ना करें। तो इस प्रकार की एक व्यवस्था की स्टडी अभी चल रही है और जल्दी ही इस पे कुछ आउटपुट निकलेगा जिसमें हम चंडीगढ़ के जो पेरिफेरल एरियाज़ हैं इनको कनेक्ट करेंगे चंडीगढ़ से, ताकि लोगों के लिए डे टू डे बेसिस पे कम्यूट करना ईजी हो सके और जो सड़कें हैं उन पे व्हीकल्स का भार जो है वो कम हो सके। तो मीटिंग अभी जल्दी करेंगे इसको लेकर, मतलब अभी तो प्लानिंग तो काफ़ी काफ़ी जी, जो एक यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो बनी है, जिसमें जो ट्राई सिटी के ट्रैफिक के आवागमन की समस्याओं को देखती है, उसमें ये मुद्दा टेकअप हुआ है और इस पे जल्दी ही कोई रिजल्ट निकलने की उम्मीद है। मेयर के चुनाव जिस तरीके से डेट अनाउंस हो चुकी है, क्योंकि चैलेंजेस भी रहते हैं, पिछला जो मेयर का चुनाव था वो काफ़ी कंट्रोवर्सी रही, उसमें नेशनल इशू बना, किस तरीके से जो है ओपोजिशन की ओर से सवाल उठाए गए इसको लेकर। अब अनाउंस हो गया जनवरी में चुनाव जो है मेयर का चुनाव होना है, किस तरीके से अब इसको इस तरीके का इशू दोबारा क्रिएट ना हो, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से करेंगे? देखिए, मेयर का चुनाव, चंडीगढ़ में जो मेयर का टेन्योर है वो 1 वर्ष का है। तो हर साल में एक नया मेयर जो है यहाँ चुना जाता है और रूल्स में कहा गया है कि जनवरी के महीने में मेयर का चुनाव होगा। अनफॉर्चुनेटली 2024 में जनवरी में कुछ इस तरह के इंसिडेंसेस हुए जिसमें पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया पे सवाल चिन्ह लगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से फिर वो फाइनलाइज हुआ। एक तो हमने इस बार एक अच्छी व्यवस्था ये की है कि रूल्स में अमेंडमेंट करके मेयर के चुनाव को रेज ऑफ हैंड से कर दिया है। पहले सीक्रेट बैलेट से होता था, तो 2024 में भी कुछ जो आरोप लगे थे वो ये लगे थे कि जो सीक्रेट बैलेट्स हैं उनमें छेड़छाड़ करके और कुछ बैलेट पेपर्स को अवैध करार दे दिया गया था। अब रेज ऑफ हैंड से होगा तो कम से कम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, गलत चीज़ नहीं हो पाएगी। दूसरा, सारी की सारी जो प्रक्रिया है वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी, मीडिया की निगरानी में होगी और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग सिटीजन्स तक करी जाएगी ताकि लोग भी लाइव देख सकें कि किस पार्षद ने किस कैंडिडेट को वोट किया है। और जो जितने भी इस बारे में जल्दी जो सारे पार्षद हैं उनको भी बुला करके पूरी की पूरी प्रक्रिया को क्लैरिफाई कर देंगे। और 29 जनवरी को हमने 11 बजे मेयर का चुनाव रखा है और हम इसको लेकर के बहुत ही दृढ़ निश्चय हमारा है कि जो पूरा का पूरी चुनाव प्रक्रिया है बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से करेंगे। इनफैक्ट ये जो रेज ऑफ हैंड वाली अमेंडमेंट है इसकी रीज़न ही यही थी कि इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी का स्कोप ही ना छोड़ा जाए। तो इसलिए अब सब लोगों के सामने पारदर्शी तरीके से रेज ऑफ हैंड से मेयर का चुनाव होगा और मुझे 100% श्योरिटी है कि इस इतने सारे इंटरवेंशन जो हमने किए हैं इलेक्शन प्रोसेस में, उसके बाद लोगों का जो भरोसा है निष्पक्ष चुनाव पे वो और बढ़ेगा। चंडीगढ़ के लोग ये भी कहते हैं कि मेयर का कार्यकाल जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, ओपोजिशन तो लगातार ये कहता ही है, लेकिन इसको लेकर भी कोई सेंटर जो केंद्र सरकार है वो कोई प्लानिंग कर रही है आगे आने वाले दिनों में, ऐसा कोई लॉ जो है वो उसमें चेंजमेंट करने वाली है कि किस तरीके से कार्यकाल बढ़ाया जाए, क्या प्लानिंग है उसको? तो समय समय पे यहाँ की जो लोग हैं, सिटीजनरी है,
राजनीतिक प्रतिनिधि भी हैं और काफ़ी सारी जो संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन आया है कि मेयर का टेन्योर जो हर एक साल का रखा गया है, इसको बढ़ा के या तो 5 साल का किया जाए या एटलीस्ट 2.5 साल के 2 टेन्योर्स किए जाएं। तो ऐसे प्रस्ताव हमारे पास आए भी हैं और हमारे पास ये विचाराधीन है। हो सकता है कि आने वाले समय में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा अप्रूवल लेकर के इस पूरी प्रक्रिया में चेंज किया जाए। तो इस तरह का एक प्रस्ताव जरूर हमारे पास अभी अंडर कंसिडरेशन है। सीनियर सिटीजन को लेकर भी सर कोई प्लानिंग है आपके पास? किस तरीके से सीनियर सिटीजन्स को लेकर कोई अलग से काम जो है वो आप करेंगे, या फिर चंडीगढ़ में इनके लिए जो फैसिलिटीज़ जो है वो ठीक जो है इनको मिले? क्योंकि रिटायर्ड अधिकारी भी यहाँ रहते हैं और भी सीनियर सिटीजन चंडीगढ़ के अंदर रहते हैं। देखिए, सीनियर सिटीजन के लिए काफ़ी प्रोविज़न जो है वो प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। एक तो सीनियर सिटीजन होम है, जो सीनियर सिटीजन ऐसे हैं जिनको उनके घर पे देखभाल संभव नहीं है या घर पे उनके कोई बच्चे या वारिस नहीं है, तो वो वहाँ आकर के रह सकते हैं। इसके अलावा एक हमारा होस्पाइस सेंटर भी है कि जो टर्मिनली इल हैं सीनियर सिटीजन्स और परिवार उनका देखभाल नहीं कर पाती, तो हमारे चंडीगढ़ रेड क्रॉस के द्वारा एक होस्पाइस सेंटर चलाया जाता है जिसमें परमानेंटली हम उन पेशेंट्स को सिर्फ शिफ्ट करते हैं और जो हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ है वो उनको लंबे समय तक उनका ध्यान रखते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारी पुलिस की तरफ से इंटरवेंशन ये है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको बीच बीच में जाकर के उनका कुशलक्षेम पूछना, हाल चाल पूछना, वो किया जाता है। विशेष करके वो सीनियर सिटीजन जिनके बच्चे या कहीं मूव आउट कर गए हैं या तो फॉरेन कंट्रीज़ में या किसी और स्टेट में चले गए हैं और जो अकेले हैं, तो उनका बीच बीच में जाकर के हम हाल चाल भी हम पूछते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक डेडिकेटेड एम्बुलेंस सर्विस सीनियर सिटीजन्स के लिए लॉन्च की है। किसी भी सीनियर सिटीजन को अगर एम्बुलेंस चाहिए और उसको इवन घर पे जाकर के चेकअप भी कराना है, तो हमारे जीएम जो गवर्नमेंट हमारा हॉस्पिटल है सेक्टर 16, वहाँ से डॉक्टर्स की एक टीम एम्बुलेंस में जाती है और इस सीनियर सिटीजन का चेकअप करा के आती है। तो एक काफ़ी सारे इंटरवेंशंस हमने किए हैं। एक इंडियन रेड क्रॉस जो चंडीगढ़ रेड क्रॉस के द्वारा भी अभी एक प्रपोजल विचाराधीन है जिसमें एक और सीनियर सिटीजन होम डेवलप करने की बात हम कर रहे हैं। कोई इनिशिएटिव आपकी तरफ से चंडीगढ़ के लिए सर? देखिए, पिछले 1 साल में हमने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। कुछ जो 2-3 महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है मैं बताना चाहूँगा। एक तो यहाँ पे हमने सिविल डिफेंस मैकेनिज्म काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था मई में, तो हमने देखा कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो सिविल डिफेंस के तौर पे जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और वॉलंटियर के तौर पे काम करना चाहते हैं। तो हमने जब इसकी एडवर्टीजमेंट दी तो मुझे ध्यान है लगभग 7,000 के करीब लोग हमारे पास आए और मुझे वो दिन भी ध्यान है 10 मई को टैगोर थिएटर में हमने एनरोलमेंट कैंप रखा था। वहाँ पे कैपेसिटी सिर्फ टैगोर थिएटर की लगभग 800 की है, लेकिन जब वहाँ पे 7,000 लोग आ गए तो हमें वो सारा का सारा वेन्यू शिफ्ट करके तिरंगा पार्क में करना पड़ा। और ये इनिशिएटिव इतना अच्छा हिट हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में इसकी प्रशंसा की। अभी हम इन सारे लोगों को एनरोल करके बैच वाइज इनकी ट्रेनिंग करा रहे हैं। फर्स्ट बैच में लगभग 415 लोग हम ट्रेन कर चुके हैं। उनको डेडिकेटेड रैंक्स देना, उनका सीनियर एक पूरी स्ट्रक्चर बनाना जिसमें चीफ वार्डन से लेकर के और नीचे सेक्टर वार्डन तक रैंकिंग्स देना, उनको स्पेसिफिक यूनिफॉर्म्स, आई कार्ड्स देना, वो सब हम ऑलरेडी उनको दे चुके हैं। ना केवल आपदा के समय बल्कि आपदा से पहले और बाद भी किस तरह का उनका बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह का उनका वर्क कल्चर होना चाहिए, वो हम उनको ट्रेन कर रहे हैं। आने वाले समय में हम और भी बहुत सारे लोग इसमें जोड़ेंगे। इसकी रिसेंटली एक पासिंग आउट परेड हमने कराई है और ये लोग फुल्ली 415 ट्रेंड सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स अभी पूरे समाज के लिए हमने डिप्यूट कर दिए हैं। सिमिलरली मैंने एक स्लम फ्री वाला इनिशिएटिव बताया, वो भी अब हमारा एक प्रयास यही है कि कहीं भी कोई भी एंक्रोचमेंट या इस तरह की गतिविधि ना हो। तीसरा, एस्टेट ऑफिस में हमने ऑटो म्यूटेशन की एक शुरुआत की है और उसका एक बहुत ही सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिला। इसमें यह होता है कि किसी की ने भी रजिस्ट्रेशन तहसील में जाके कराई तो उसको अपनी प्रॉपर्टी की म्यूटेशन कराने के लिए एस्टेट ऑफिस में आना पड़ता था। अब हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को म्यूटेशन से जोड़ दिया है। तो एक बार आपने रजिस्ट्रेशन तहसील में करा ली तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉपर्टी रिकॉर्ड में म्यूटेट हो जाएगी, आपको आकर के कोई एप्लीकेशन देने की आवश्यकता नहीं है। तो उससे हमारा एस्टेट ऑफिस का फुटफॉल कम से कम 30-40% तक कम हो गया, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सिर्फ म्यूटेशन कराने के लिए यहाँ फिजिकली आते थे, जिसकी अब आवश्यकता नहीं बची है। सिमिलरली स्टार्टअप पॉलिसी हमने जो लॉन्च की है, इसमें हमारा प्रयास है कि जैसे मैंने कहा कि हर साल कम से कम 200 अच्छे स्टार्टअप्स हम तैयार करें और हमारे पास यहाँ अच्छे इंक्यूबेटर्स हैं।
पैक है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, पीजीआई है, इन इनक्यूबेटर्स की मदद से हम स्टार्टअप्स और जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको असिस्ट करें, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दें ताकि वो आगे बढ़ करके और अच्छा काम कर सकें। तो ये सारे इनिशिएटिव्स हमने और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स आने वाले समय में लेंगे। 26 की जो मंडी है उसको भी शिफ्ट करने की तैयारी जो है वो चल रही है क्या? किस तरीके की प्लानिंग है? क्योंकि हम देखते हैं सर वहाँ काफ़ी जिस तरीके से जो अतिक्रमण जो है वो किया हुआ है, इसको शिफ्ट करने की तैयारी कोई प्लानिंग है सर इसमें? बिल्कुल, इसकी सेक्टर 39 में एक बड़ी अच्छी मंडी जो है वो बनी है और सारे के सारे जो लाइसेंसी हैं यहाँ पे आड़ती हैं उनको वहाँ शिफ्ट करने की प्लानिंग है। बीच में कुछ कोर्ट केस की वजह से ये पूरी प्रक्रिया लगभग 1 साल रुक गई थी। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट से जो स्टे था शिफ्टिंग का वो हटा है। आने वाले समय में जल्दी ही पूरी की पूरी मंडी सेक्टर 39 में हम शिफ्ट कर देंगे। इसके अलावा साथ ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बल्क मार्केट है जो हम सेक्टर 39 में ही वहीं पे बना रहे हैं। इसमें जितने भी हमारे फर्नीचर है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, मार्बल मार्केट है, ये सारे जो बल्क मटेरियल रिलेटेड चीज़ें हैं उन सब को हम वहाँ पे लगभग 55 एकड़ का वो एरिया है वहाँ शिफ्ट करेंगे ताकि इसकी वजह से जो एक शहर के अंदर इनकन्वीनियंस है वो हट जाए और एक जगह पे यूनिफाइड जगह पे ये सारी फैसिलिटीज़ मिल सकें। एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो कॉन्सर्ट्स की है। चंडीगढ़ में बहुत सारे सिंगर्स और इनके कॉन्सर्ट्स होते हैं। हमने 2-3 ग्राउंड्स एक्सप्लोर किए। पहले सेक्टर 34 में होते थे, फिर वहाँ कुछ लोगों का कहना था कि उससे ट्रैफिक कंजेशन बड़ा होता है, विशेष करके जब 15-20 हज़ार लोग वहाँ पे आते हैं। तो हमने सेक्टर 25 में वो कॉन्सर्ट शिफ्ट किए। अब रिसेंटली तो वो सेक्टर 25 में ही हो रहे हैं, बट पैरेलली हमने कॉन्सर्ट के लिए एक स्पेसिफिक 30 एकड़ लैंड वो सारंगपुर विलेज में आइडेंटिफाई की है और उसको एज कॉन्सर्ट प्लेस जो है वो डेवलप कर रहे हैं। जैसे ही वो डेवलप होता है तो एक हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट एक नेशनल लेवल का कॉन्सर्ट सेंटर बनेगा जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सर्ट्स हम वहाँ पे करा पाएंगे। तो इस तरह के काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स यहाँ पे चल रहे हैं। तो आगे से जो कॉन्सर्ट होंगे वो उसी लैंड पर होंगे? जी, सारंगपुर वाली लैंड पे होंगे जी। तो ये थे अफसरनामा के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ आईएएस निशांत यादव थे। इन्होंने अपने सफ़र के साथ साथ अपने विजन के बारे में बताया, किस तरीके से चंडीगढ़ के अंदर क्या कुछ नया होने वाला है, किस तरीके इनिशिएटिव जो है इनकी ओर से जो है वो लिए गए। इस तमाम जानकारी जो है वो आईएएस निशांत यादव की ओर से दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज़ चंडीगढ़।